सभी गौ भक्तों को, देशभक्तों को नमस्कार, गविसिद्धों को शुभाशीष। आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं गायत्री छंद के स्वरीय उच्चारण के साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गौ नमस्कार गाएंगे। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः शौर्भेभ्यः एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्चभ्यः पवित्राभ्यो नमो नमः। सर्वकाम दूधे देवी सर्वतीर्थाभिषेचिनी पावनी सुरभि श्रेष्ठे देवी तुभ्यं नमो नमः। वेदों में बहुत सारे सूक्त हैं गौरक्षा से संबंधित, जिनके भाव हैं कि यदि इन सूक्तों का स्वरीय उच्चारण प्रातःकालीन हम करें तो इससे उत्पन्न जो तरंगे हैं, ये तरंगे आसपास के लोगों में गौरक्षा के भाव को जागृत करने वाले हैं। नमो भगवते त्र्यंबकाय उपशमयोपशमय चुलु चुलु मिली मिली भिदि भिदि गोमानिनी चक्रिणी हूँ फट। अश्विनी ग्राम गोकुलस्य रक्षां कुरु कुरु शांति कुरु कुरु। घंटाकर्णो महासेनो विरह प्रोक्तो महाबलः मारी निर्नाशन करः समापातु जगदुत्पत्ति। नमोस्तु धेन्वे च नमः सुरभ्यो सकत्यो नमः सर्वजगजननयो देव्यो जग्नदक्ष तत्परायो सुधार्णवायो च नमो नमस्ते। प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज के विषय पर आता हूँ। आज का विषय है विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसमें भारत की भूमिका, और भारत अब दुनिया को कौन सा मार्ग दे सकता है। और दूसरा विषय है अपने जितने भी गविसिद्धर भाई बहन हैं, आप सब पंचगव्य द्वारा निर्मित प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाली औषधियाँ और कोरोना से लड़ने वाली औषधियाँ का अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करें और लोगों को प्रिकॉशन के तौर पर दें। तो सबसे जो पहला विषय है आज का, वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का इतिहास बड़ा गहरा और साजिशपूर्ण है। आज हम इस पचड़े में नहीं उलझेंगे, बस थोड़ी सी बात एक समझ बना लेंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना हुई तो इसमें देश के गुंडे मवाली देश के जो ड्रग्स माफिया थे
इन्होंने एक संगठन बनाया कि किस प्रकार से दुनिया को चिकित्सा के भ्रम जाल में फंसाकर व्यापार किया जा सके। और यही कारण है कि संस्था में जितने लोग पद पर आए सभी को ऐसे उग्रवादी औषधियों के प्रमोशन के लिए काम करना पड़ता है, क्योंकि संस्था उसी उद्देश्य से बनी। लेकिन आज हमें इस पचड़े में उलझने की जरूरत नहीं है। संगठन ने भारत के स्वास्थ्य मंत्री माननीय हर्षवर्धन जी को बोर्ड में अध्यक्ष पद देकर भारत को सम्मानित किया है, ऐसा कहा जा रहा है। इसे हम दो रूपों में देख सकते हैं, यानी इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू जो मैं देखता हूं कि ड्रग्स माफिया के क्षेत्र में अब भारत को आगे करने की योजना है। और दूसरा पहलू यह भी देखता हूं कि आज कोरोना वायरस से जिस प्रकार से पूरी दुनिया अस्त त्रस्त है, संकट तो है ही, इसमें भारत की जो भूमिका रही है, इसके कारण भारत के पक्ष में विश्व के बहुत सारे देशों का मन नेतृत्व के लिए प्रबल हुआ। और जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भ्रमण कर विश्व के शीर्ष के नेताओं के साथ समन्वय बनाकर काम किया है, और इससे भारत का सम्मान विश्व में जिस प्रकार से बढ़ा है, इसके मद्देनजर भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का कमान भारत के हाथों में मिलने का अप्रत्यक्ष दबाव बन गया था। इन दोनों पहलुओं पर विचार करते हुए मैं माननीय हर्षवर्धन जी को अब एक पत्र लिखने वाला हूं, और आप सभी लोग भी पत्र लिखें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष पद पर रहते हुए आपकी जितनी क्षमता है, जितना अधिकार दिया गया है, इन अधिकारों का पालन करते हुए यह बहुत ही अच्छा समय है कि आप विश्व में आयुर्वेद को स्थापित कर सकते हैं। आयुर्वेद की जो पवित्र औषधियां हैं और उसका मनुष्य शरीर के ऊपर जो प्रभाव है, बिना कोई दुष्परिणाम दिए हुए, इन विषयों को विश्व पटल पर लाते हुए भारत और भारत के समकक्ष के जो देश हैं, जहां पर बहुतायत वनस्पतियां पाई जाती है, इनको प्रचारित कर सकते हैं। लेकिन यदि हर्षवर्धन जी WHO के दूसरे अध्यक्षों की तरह ड्रग माफियाओं की गुलामी और उनके इशारे पर नाचने करने का काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस पद का कोई उचित मूल्य भारत को मिल पाएगा।
इसलिए हम सभी लोग जो आयुर्वेद, पंचगव्य, सिद्धा और भारत की छोटी छोटी चिकित्सा पद्धतियाँ जो अद्भुत कार्य करती हैं, इनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन शुरू करें। कुछ पुराने दस्तावेज के आधार पर कुछ लिखित प्रपत्र तैयार करें और देश के स्वास्थ्य मंत्री को इसकी जानकारी दें, उन पर दबाव डालें, दबाव बनाएं कि यह जो मौका मिला है भारत को, इसका भारत लाभ ले और यदि संभव हो तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य करने की प्रणाली की दिशा ही बदल दें। हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत संकट है, क्योंकि जो पद अध्यक्ष का है इसमें इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो इम्प्लीमेंटेशन का अधिकार क्षेत्र है। नीति तय करने के संबंध में अध्यक्ष के पास ज़्यादा कोई अधिकार नहीं होता। WHO में ज़्यादातर जो अधिकार हैं वो निदेशकों के पास होते हैं। ये लोग ही पॉलिसी मेकर होते हैं। जो अध्यक्ष का पद और उनके समिति के जो सदस्य हैं, इनका अधिकार क्षेत्र इम्प्लीमेंटेशन का होता है। फिर भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं चिकित्सा के क्षेत्र में जिनको लेकर के और भारत अब बदलाव कर सकता है, क्योंकि दुनिया एलोपैथी ड्रग से त्रस्त आई हुई है। भारत में एन प्रक्रेन अभी भी इसके बाजार को बनाए रखने की युक्ति चल रही है। सरकारें भी इसको ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये सारा कुछ होते हुए भी आयुर्वेद और आयुर्वेद से निकली हुई जितनी भी थेरेपियां हैं, इन सब का प्रभुत्व धीरे धीरे बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और इस दिशा में हमें बिना संकोच के, बिना भय के जो है वो काम करना चाहिए। इस दिशा में यदि हम गाय की समझ बनाते हैं तो विश्व को एक अच्छी चिकित्सा पद्धति मिल सकती है और पृथ्वी को जो संतुलित करने वाली प्राणी गाय है, इसकी रक्षा भी हम कर सकते हैं। गाय का जो गोबर है यह शुद्ध भूमि तत्व है। पृथ्वी पर गाय का अवतरण इसीलिए हुआ है ताकि पृथ्वी पर उत्पन्न जीव जंतु अपने जीवन यापन के लिए पंच महाभूतों को नष्ट करेंगे, उसे गाय फिर से रिसाइकिल कर दे। इसलिए गाय का जो गोबर है वो मिट्टी तत्व को रिसाइकिल करने वाला है। हमारे क्रियाकलापों से और दूसरे अन्य जीवों के क्रियाकलापों से भूमि तत्व में जो परिवर्तन हो रहा है, इसे गाय फिर से भूमि तत्व में शुद्धता के साथ बदल देती है। इसलिए गाय का गोबर, गोमय, यह शुद्ध भूमि तत्व है। जैसा शुद्ध भूमि तत्व हमारे शरीर के अंदर है, वैसा ही शुद्ध भूमि तत्व गाय का गोमय है। पूरी सृष्टि में प्रतिशत से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्राणवायु ऑक्सीजन गाय के गोबर में ही है, लगभग 23%। हमारे शरीर का फेफड़ा और हृदय की जैसी बनावट और क्रिया प्रणाली है, इसके लिए हमें 20.8% ऑक्सीजन वाला वायु चाहिए।
गाय इससे अधिक प्रदान करती है। इसी प्रकार से हम देखें तो गाय का जो मूत्र है, जिसे आयुर्वेद में साक्षात धन्वंतरी कहा गया है, यह शुद्ध वायु तत्व है। गाय का क्षीर, दूध शुद्ध जल तत्व है। 85% इसमें शुद्ध जल तत्व है। हमारा जो शरीर है वो इन्हीं तत्वों से बना हुआ है। भूमि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, दो और तत्व हैं अग्नि और आकाश। इन पांचों को मिलाकर के हमारा भौतिक शरीर है, यानी दृश्य वाला शरीर इन्हीं पांचों को मिलाकर के बना हुआ है। जब भी हमारे शरीर में कोई संतुलन बिगड़ता है, तब ड्रग्स के माध्यम से, औषधि के माध्यम से हमें इन्हीं तत्वों का भक्षण करना पड़ता है, लेना पड़ता है, और शरीर इसको लेकर के और स्वयं रिपेयरिंग का काम करता है। देखो, हमारा जो शरीर है वो दुनिया का बेस्ट क्वालिटी सेल्फ रिपेयरिंग मशीन है। केवल हमें शरीर को जरूरत की चीजें उपलब्ध करानी पड़ती है। शरीर में अगर भूमि तत्व की कमी हो गई तो शरीर को आप भूमि तत्व उपलब्ध करा दो, शरीर स्वयं उसकी रिपेयरिंग कर लेता है, स्वयं मरम्मत कर लेता है। शरीर में अगर वायु तत्व विकृत हो गया है तो हमें शरीर को शुद्ध वायु तत्व उपलब्ध कराने की जरूरत है। रिपेयरिंग का काम शरीर खुद ही करता है। कोई डॉक्टर, वैद्य या चिकित्सक रिपेयरिंग का काम नहीं करता, शरीर स्वयं रिपेयरिंग का काम करता है। बस जरूरत है कि शरीर को हम शुद्ध भूमि तत्व, शुद्ध जल तत्व, शुद्ध अग्नि तत्व, शुद्ध वायु तत्व और शुद्ध आकाशीय तत्व उपलब्ध करा दें। इस दिशा में हम विचार करें कि सबसे सहज और शुद्ध रूप में ये पांचों तत्व कहाँ मिलते हैं, तब हमें गाय के ऊपर ही आना पड़ता है। गाय जितना विशुद्ध रूप में हमें इन पांचों तत्वों को दे देती है, ये पांचों तत्व इतने विशुद्ध रूप में पूरे संसार में, सृष्टि में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इस बात को हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से विश्व पटल पर ले जा सकते हैं और ले जाकर के दुनिया के लोगों को बता सकते हैं कि यह जो गाय है वह मात्र एक जीव नहीं है, मात्र एक प्राणी नहीं है, बल्कि स्वयं सृष्टि के संतुलन के लिए सृष्टि द्वारा अवतरित की गई इस पृथ्वी की प्राण है। इस विषय को भारत सतयुग में ही समझ चुका था। इसलिए सतयुग से लेकर के आज तक जिसने भी ऋषि और ऋषि तुल्य लोग हुए, सभी ने गाय की रक्षा के प्रति ईश्वर से प्रार्थना की है, और कई ऋषियों ने तो गाय की रक्षा के लिए अस्त्र भी उठाया है। वेदों में एक शब्द मिलता है गोशु योद्धा। इसका अर्थ ही यही है कि पूर्व काल में भी गौ रक्षा के लिए हमारे देश के राजाओं ने अलग से सेना बनाई थी, जिसका नाम गोशु योद्धा था। गाय की रक्षा करने वाले योद्धा। तो गाय का महत्व इतना ज्यादा हम आज नहीं, सतयुग में समझ चुके थे, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी भारत ने संभाल करके रखा है। ऋग्वेद के केवल एक सूक्त गाय को परिभाषित कर देते हैं, गौ में वस्ती लक्ष्मी, गौमूत्र धन्वंतरी। जिस आयुर्वेद को पृथ्वी पर जन जन तक पहुंचाने का कार्य जिस ऋषि ने किया, वे हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी जी को ज्ञान इंद्र से मिला। इंद्र हमारे लोक के राजा नहीं थे, और इंद्र को ज्ञान हमारे लोक के दो जुड़वे बच्चों ने दिया था, जिनका नाम अश्विनी कुमारों है। अश्विनी कुमारों को यह ज्ञान दक्ष प्रजापति से मिला था, और दक्ष प्रजापति को यह ज्ञान स्वयं सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था। तो इस पूरी परंपरा में
अगर आप आकर के देखोगे, दक्ष प्रजापति से लेकर के और कलयुग के प्रारंभिक चरण में 2 ऋषि हुए, ऋषि चरक और ऋषि सुश्रुत। इन सबके काम को देखने से स्पष्ट होता है कि सभी ने चिकित्सा के क्षेत्र में गाय को सर्वोपरि रखा है, गाय को सबसे ऊंचे पायदान पर रखा है। गाय के गव्यों को दुनिया का श्रेष्ठ औषधि मानते हुए ही वेदों ने स्पष्ट कर दिया, गौमूत्र धन्वंतरी। धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद पर जितना भी कार्य किया है, जितना भी परिणाम लाया है, ये सारा कुछ गौमूत्र के अंदर है। और गौ में बसती लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी के कारण हम जीवित हैं, पूरा संसार जीवित है, जिसे आज के मॉडर्न भाषा में हम ऑक्सीजन कहते हैं, ये ऑक्सीजन ही लक्ष्मी है। तो गौ में बसती लक्ष्मी, गोबर के अंदर, गोमय के अंदर साक्षात लक्ष्मी है, यानी अर्थात साक्षात ऑक्सीजन है। इसी ऑक्सीजन प्राणवायु से संपूर्ण जीव सुरक्षित हैं। तो ये 2 विषय जो हैं, केवल इन 2 विषयों को अगर हम विश्व पटल पर लेकर चले जाएं, हमारे सम्माननीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी इस विषय को समझ लें, हम भारत के लोग उन्हें समझा दें, इसके ऊपर हजारों लाखों क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट अगर हम उन्हें सौंप दें, तो निश्चित रूप से मेरा मन कहता है कि हर्षवर्धन जी जैसा व्यक्ति और उनकी जो क्षमता है, कार्य के प्रति जो उनकी निष्ठा है, ये पूरे विश्व को संदेश दे सकता है। इसलिए मैं सभी गवसिद्धों से कहना चाहूँगा कि आप इस दिशा में डॉक्यूमेंटेशन तैयार करो, और डॉक्यूमेंटेशन तैयार होने के बाद गवसिद्धों की जो पूरी टीम है, इसका मैं नियोजन करूँगा स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए, और उन्हें हम सौंपेंगे ये डॉक्यूमेंटेशन कि आप इसको लेकर के जो है विश्व पटल पर जाओ आप, और विश्व को लोगों को बताइए कि गाय क्या है, और हम भारत के लोग, हमारे पूर्वजों ने गाय को कितना समझा है, और गाय से किस प्रकार से भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को संतुलित रखा है। तो आज का जो ये विषय है, इस विषय को यहीं पर मैं पूर्ण करता हूँ। और जैसी औषधि और वनस्पतियों के साथ जो प्रमाणिकता आपको पहले के भी लाइव में हमने बताई है कि आप गौमूत्र के साथ जो है काल मेघ का मिश्रण करके और इसका वाष्पीकरण कर लें, गौमूत्र वाष्पीकरण कर लें, काल मेघ मिला हुआ गौमूत्र अर्क का निर्माण कर लें, और इस अर्क में फिर आप अदरक, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को मिला करके आप दोबारा इसका जो है वाष्पीकरण कर लें। तो इस प्रकार से 2 बार वाष्पीकृत किया हुआ गौमूत्र, उसके अणु इतने छोटे हो जाते हैं, इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि वह कोरोना नाम के वायरस से भी छोटा हो जाता है। और शरीर के जिन जिन भागों में कोरोना वायरस या कोरोना की तरह दूसरे आतंकित वायरस जहाँ जहाँ पर जाकर हमारे शरीर के सेल्स को जाम कर देते हैं, वहाँ तक यह जो है वाष्पीकृत, दोबारा वाष्पीकृत किया हुआ गौमूत्र को वहाँ तक पहुँच करके और उन सेल को फिर से जो है रिएक्टिव कर देता है। तो इस प्रकार से कोरोना से लड़ने के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है, और इसे दोनों तरह से दिया जा सकता है। अगर कोई कोरोना का मरीज है, सरकार अगर प्रोवाइड करती है तो उस पर भी काम किया जा सकता है, और प्रिकॉशन के तौर पर तो लेना ही चाहिए। इसलिए मैं सभी गवसिद्धों को कहूँगा कि ये औषधि का निर्माण जो है आप शुरू कीजिए, और अपने स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से इसको प्रचारित करो आप, और प्रचारित करके लोगों को दो। औषधि लेने वाला व्यक्ति और औषधि की निर्मित करने वाला व्यक्ति के बीच में अगर समन्वय, स्पष्टीकरण, सारी चीज़ें अगर खुली हो, तो इसमें से कोई जो है लीगल विषय नहीं उठता है। आप धड़ल्ले से, निर्भीक होकर के, निडरता के साथ आप भारत के लोगों को ये औषधि उपलब्ध कराइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ लें, गाय के महत्व को
समझें, गाय के विषय को समझें और निर्भीक होकर के अपना काम करें। ये तो अभी मुझे लगता है 15 जून तक स्थिति बिल्कुल ऐसी ही रहने वाली है। 15 जून को मंगल जो है वो पृथ्वी के क्षेत्र से जब क्रॉस कर जाएगा तो स्थितियां थोड़ी सुधरेगी। ये वायरस का जो प्रकोप प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होगा और शायद मुझे लगता है कि जुलाई के अंत तक ये मामला सब बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे वायरस तो प्रतिवर्ष आते रहेंगे, कृत्रिम रूप से भी ड्रग्स माफियाओं द्वारा बना करके भी दवाई बेचने के षड्यंत्र के अंतर्गत ये सारी चीज़ें तो चलती रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि कोरोना ये ख़त्म हो गया उसके बाद हम संकट से बाहर निकल गए। ये तो सतत चलने वाला है। जब तक दुनिया में ड्रग्स माफियाओं का बोलबाल रहेगा तब तक ये तो चलने ही वाला है। और इसमें इस तरह की जो पंचगव्य की जो वनस्पतियां हैं वो बहुत कारगर होंगी। यहाँ पर कांचीपुरम में भी जो एलोपैथी के और सिद्धा के जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो प्रिकॉशनरी के तौर पर हमारी औषधियों को लेकर के निर्भीक रूप से वो काम कर रहे हैं। अभी तक जो परिणाम आया है और जितनी मुझे समझ बनी है ये बहुत ही अच्छा है। तो आज मैं इस सत्र को यहीं पर पूर्ण करता हूँ।